क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 1 मनोविज्ञान क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। विषय वस्तु मनोविज्ञान क्या है। मन व्यवहार की समझ, मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाएं, मनोविज्ञान का विकास, भारत में मनोविज्ञान का विकास, शाखाएं, अनुसंधान, प्रयोग, अन्य विद्या शाखाएं, कार्यरत मनोवैज्ञानिक, दैनंदिन जीवन में प्रयोग। परिचय। मनोविज्ञान क्या है। ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। प्रथम, क्योंकि यह सर्वदा विकसित होता रहता है। द्वितीय, क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। यह मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थी को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों साइकी अर्थात आत्मा और लॉगस अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन है। परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है तथा यह अपने को एक वैज्ञानिक विद्या शाखा के रूप में स्थापित कर चुका है जो मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनका कार्य क्षेत्र कई स्तरों तक फैला है, जैसे व्यक्तिक, द्विजन, दो व्यक्ति समूह तथा संगठनात्मक। इनमें से कुछ का वर्णन हमने पहले किया है। इनके जैविक तथा सामाजिक आधार भी होते हैं, इसलिए स्वभावतः इनके अध्ययन की विधियां अलग अलग होती हैं क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती हैं जिसका अध्ययन करना है। किसी भी विद्या शाखा की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों को का तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। वास्तव में वह कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप में मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक मनोविज्ञानों की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से प्रदत्त प्राप्त करने के लिए करता है। यह प्रदत्तों की अर्थवत्ता बताता है जिसे वे ज्ञान के रूप में संगठित किया जा सके। आइए परिभाषा में प्रयुक्त तीन पदों मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव एवं व्यवहार को समझ लिया जाए। जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है तो हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं मेंटल प्रोसेस होता है। जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ये मानसिक प्रक्रियाएं परिलक्षित होती हैं। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किसी प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। हम मस्तिष्क की क्रिया एवं मस्तिष्क की क्रियाओं को एक नहीं मान सकते, मानसिक क्रियाओं एवं मस्तिष्क की क्रियाओं को, यद्यपि वे एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती हैं परंतु वे समरूप नहीं होती। मस्तिष्क में भिन्न मन के कोई भौतिक संरचना अथवा अवस्थिति नहीं होती। मन का आविर्भाव एवं विकास होता है। ऐसा तब होता है जब इस संसार में हमारी अंतःक्रियाएं एवं अनुभव एक व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होते हैं जो विविध प्रकार की मानसिक क्रियाओं के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क की क्रियाएं इस बात का संकेत देती हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, परंतु हमारे अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना कोशिकीय अथवा मस्तिष्क की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तभी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हम स्वप्न देखते हैं और सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं, जैसे दरवाजे का खटखटाया जाना। हम सोते समय भी जान जाते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम सोते समय सीखते और स्मरण भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक स्मरण करने की, सीखने, जानने, प्रत्यक्ष करने एवं अनुभूतियों में रुचि लेने वे इन प्रक्रियाओं का अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है तथा हमारी सहायता करने के लिए करते हैं जिससे हम अपनी मानसिक क्षमताओं के उपयोग एवं उसके अनुप्रयोग में सुधार कर सकें। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभव एक्सपीरियंसेस का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। हम प्रत्यक्षता न तो दूसरों के अनुभव का प्रेक्षण कर सकते हैं और ना ही उसके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है, अतः उसके प्रति सचेतन हो सकता है। इसलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों की इस पीड़ा पर ध्यान दिया
कि अंतिम सांसें गिर रहे रोगियों में दिखाई देते हैं, अथवा उस मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर जो शोकार्त होने पर होती है। साथ ही साथ धनात्मक अनुभूतियों का भी जो हम रोमांस करते उस समय अनुभव करते हैं। कुछ गूढ़ अनुभव भी होते हैं जिस पर मनोवैज्ञानिक ध्यान देते हैं। जब कोई योगी ध्यानावस्थित होता है तो वह चेतना के एक भिन्न धरातल पर पहुंचता है तथा नवीन अनुभव को उत्पन्न करता है। अथवा जब कोई नशेड़ी किसी नशीली दवा का सेवन हवा में उड़ने के लिए करता है, सॉरी, यद्यपि ऐसी दवाइयाँ हानिकारक होती हैं, अनुभवकर्ता की आंतरिक एवं बाह्य दशाओं से प्रभावित होते हैं। यदि गर्मी में किसी दिन आप भीड़ वाली बस में यात्रा करते हैं तो आपको वैसी असुविधा की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जा रहे हो। इस प्रकार अनुभव के स्वरूप को आंतरिक एवं बाह्य दशाओं में के जटिल परिदृश्य का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। व्यवहार, बिहेवियर, हमारी क्रियाओं जिससे हम संलग्न होते की क्रिया अथवा प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पल के सामान्य प्रतिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती हैं। आप परीक्षा देते समय यह अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार समान एवं जटिल, कम समय तथा तक अथवा देर तक बना रहने वाला हो सकता है। कुछ व्यापार प्रकट होते हैं। व्यवहार, एक प्रेक्षक उन्हें बाह्य जगत में देख सकता है अथवा अनुभव कर सकता है। कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपके अपने हाथों की मांसपेशियां पकड़ने जैसी लगती होंगी। एक खास चाल चल सके। समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट होकर वातावरण के कुछ उद्दीपकों अथवा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होने से संबद्ध होते हैं। आप एक बाघ देखते हैं और दौड़ते हैं, अतः सोचते हैं कि बाघ और भाग जाना कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच साक्षर के रूप में संबंध स्थापित करता है। उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों ही आंतरिक एवं बाह्य, कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां पकड़ने जैसे लगती होंगी। एक खास चाल चल सके। समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट वातावरण के कुछ उद्दीपकों अथवा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होने से संबद्ध होते हैं। आप एक बाघ देखते हैं और दौड़ते हैं, अथवा सोचते हैं कि बाघ है और भाग जाना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक एस एवं अनुक्रिया आर के मध्य साक्षर के रूप में अध्ययन करते हैं। उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों ही आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं। मनोविज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है या वह समझने का प्रयास कर रहा है कि मन कैसे कार्य करता है एवं विभिन्न मानसिक क्रियाएं विविध व्यवहारों के रूप में कैसे उत्पन्न होती है। जब हम लोगों को अनाड़ी अथवा सामान्य रूप से देखते हैं तो हमारे अपने विचार बिंदु होते हैं, अथवा जगत को समझने के लिए हमारे तरीके उनके व्यवहारों एवं अनुभव की हमारी व्याख्या को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं अनुभव की व्याख्या से ऐसे अभिन्नतियों को अनेक तरीके से कम करने का प्रयास करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अपने विश्लेषण को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाकर ऐसा करते हैं। अन्य लोग व्यवहार की व्याख्या उसके अनुभवकर्ता की दृष्टि से करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि व्यक्तिपरकता मानव अनुभव का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय परंपरा में आत्म परावर्तन एवं सचेतन अनुभव का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक समझ का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कई पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी आत्म परावर्तन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एवं आत्मज्ञान की भूमिका को मानव व्यवहार एवं अनुभव को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे हैं और अब इन पर बल देने लगे हैं। व्यवहार, मानसिक प्रक्रिया एवं अनुभव के अध्ययन में मतांतर के बाद भी इसको व्यवस्थित एवं सत्यापन करने योग्य शैली में समझने व व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। मनोविज्ञान, जो यद्यपि एक बहुत पुरानी ज्ञान विद्या शाखा है, फिर भी यह आधुनिक विज्ञान, क्योंकि 1879 में लीपजिग, जर्मनी में इसकी
प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तथापि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, यह अभी भी बहस का विषय है, विशेष रूप से उन रूपों पर जो वर्तमान समय में उभरे हैं। मनोवैज्ञानिक को सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन आपको आशा नहीं होना चाहिए कि अन्य देशों में नहीं है, बल्कि भारत में भी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर यह ज्ञान विद्या संकाय के अंतर्गत ही पाठ्य विषय है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय में स्नातक विशेष एवं स्नातकोत्तर विज्ञान की उपलब्धियां प्राप्त करने जाते हैं। वास्तव में दो प्रसिद्ध उभर रही विद्या शाखाएं तंत्रिका विज्ञान और कंप्यूटर विभाग बहुत कुछ मनोविज्ञान से लगातार उधार लेती हैं। अब हमें से बहुत से लोग तीव्र गति से विकसित हो रही मस्तिष्क के प्रतिमा तकनीकी जैसे fMRI EEG इत्यादि से परिचित होंगे, जिनसे मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को परिचित होंगे, जिससे मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को वास्तविक समय अर्थात जब वे वास्तव में हो रही समझना संभव होता है। इसी प्रकार सूचना तकनीक के क्षेत्र में मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया एवं कृत्रिम बुद्धि का विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में मनोवैज्ञानिक ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिए एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की दो समानांतर धाराएं हैं, जो पहली अनेक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में भौतिक एवं जैविक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है, तथा दूसरी जो उसके अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है। ये धाराएं कभी कभी एक दूसरे से मिलकर भी अपनी अलग अलग मार्गों से जाती हैं। पहली दशा में मनोविज्ञान अपने को मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए अधिकतर जैविक सिद्धांतों पर निर्भर रहने वाली विद्या शाखा मानता है। इसकी मान्यता है कि समस्त व्यवहार परक गोचरों के कारण होते हैं, जिनकी खोज नियंत्रित दशा में व्यवस्थित रूप से प्रदत्त संग्रह करने की जाती है। यहाँ अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य कारण प्रभाव संबंध को जानना होता है, जिससे व्यवहार परक गोचरों का पुनर्कथन किया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार को नियंत्रित भी किया जा सके। दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान देता है कि व्यवहार परक गोचरों की व्याख्या अंतःक्रिया के रूप में किस प्रकार की जाती है। यह अंतःक्रिया व्यक्ति एवं उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में घटित होती है, जिसका कि वह एक हिस्सा होता है। प्रत्येक व्यवहारपरक गोचरों के कई कारण हो सकते हैं। आइए इन दोनों धाराओं को अलग अलग व्याख्या करें। मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में पूर्व में बताया गया कि मनोविज्ञान की जड़ें दर्शन शास्त्र में होती हैं। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान के विकास मनोवैज्ञानिक कोशों के अध्ययन से वैज्ञानिक विधियों के अनुप्रयोग के कारण हुआ है। विज्ञान वस्तुनिष्ठता पर सर्वाधिक बल देता है, जो एक संप्रदाय की परिभाषा एवं वह कैसे नापा जा सकता है के विषय में सहमति बनने पर प्राप्त होती है। डेकार्टे ने से प्रभावित बाद में भौतिकी में हुए विकास में मनोविज्ञान में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक प्रतिरूप का अनुसरण हुआ। इस प्रतिरूप के अनुसार यदि आपके पास किसी गोचर की व्याख्या हेतु सिद्धांत उपलब्ध है तो वैज्ञानिक उन्नति हो सकती है। उदाहरण के लिए भौतिकविदों के पास महाविस्फोट सिद्धांत है, जो विश्व निर्माण समष्टि निर्माण के होने की व्याख्या करता है। सिद्धांत और कुछ नहीं बल्कि कुछ कथन होते हैं जो यह बतलाते हैं कि कतिपय जटिल गोचरों की व्याख्या कतिपय प्रतिज्ञप्तियों जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं की सहायता से किस प्रकार की जा सकती हैं। एक सिद्धांत पर आधारित वैज्ञानिक निगमन अथवा एक परिकल्पनात्मक का प्रस्ताव करता है, जो कि एक काल्पनिक व्याख्या प्रदान करता है कि कोई निश्चित गोचर कैसे घटित होता है। उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है और संग्रहित प्रदत्तों के आधार पर उसे सही अथवा गलत सिद्ध किया जाता है। यदि संग्रहित प्रदत्त परिकल्पना द्वारा बताए गए तथ्य के विपरीत दिशा की सूचना देते हैं तो सिद्धांत की पुनर्समीक्षा की जाती है। उपयुक्त उपागम के उपयोग द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम, स्मृति, अवधान, प्रत्यक्षण, अभिप्रेरणा एवं संवेग आदि के सिद्धांतों को विकसित किया तथा सार्थक प्रगति की। आज तक मनोविज्ञान के अधिकांश अनुसंधान इस उपागम का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक विकासात्मक उपागम से भी बहुत प्रभावित हुए हैं, जो जैविक विज्ञानों में प्रबल है। इस उपागम का उपयोग लगाव तथा आक्रोश जैसे विविध मनोवैज्ञानिक गोचरों की व्याख्या में भी किया गया है।